औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे ज़हन में जब इलोन मस्क, जेफ बेज़ोस, मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स का नाम आता है तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग स्टॉक ट्रेडिंग में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बिलियनर बने होंगे। हम इस वीडियो में जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई ऐसा ही है, ये सारे बिलियनर्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ही बने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये किस तरह बिलियनर बनते हैं और स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। देखिए, इससे पहले हमें एक दो टर्म समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग में एक टर्म होती है एक्टिव ट्रेडर्स। एक्टिव ट्रेडर्स वो होते हैं जो एक्टिवली बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को या कंपनी की बैलेंस शीट को नहीं देखते, बल्कि वो टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, र्यूमर्स को देखते हैं और ट्रेंड्स को देखते हैं कि कौन से शेयर्स अप हो रहे हैं, कौन से शेयर्स डाउन हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे जो होते हैं वो डे ट्रेडर्स होते हैं। डे ट्रेडर्स भी बेसिकली एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन उनका फ़र्क ये होता है कि डे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन मार्केट क्लोज होने से पहले स्क्वायर कर देते हैं, या कोई भी पोजीशन नहीं रखते या कोई भी बेट्स नहीं रखते। वो अपनी पोजीशन ज़ीरो कर लेते हैं एवरी डे मार्केट क्लोज से पहले। अच्छा, उसके बाद तीसरे किस्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं बाई एंड होल्ड वाले होते हैं। अच्छा, बाई एंड होल्ड ये होते हैं जो एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि उसके बरक्स वो जो भी शेयर्स ख़रीदते हैं वो फंडामेंटल्स की बेसिस पे ख़रीदते हैं और उसको कुछ अरसे तक अपने पास रखते हैं। जब वो समझते हैं कि जी अब इसका जो है पोटेंशियल हो चुका है सेल करने का, और तो उस वक्त वो सेल करते हैं। तो ये फंडामेंटल्स की बेसिस पे ऑपरेट करते हैं मेनली। अच्छा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो होती है IPO। देखिए, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये इनिशियल ऑफरिंग ये होती है कि जब प्राइवेट कंपनी के ओनर्स या फाउंडर्स या इक्विटी इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट जब उनके ये समझते हैं कि अब उनकी कंपनी मैच्योर हो गई है, उनके प्रॉफिट का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है और वो अच्छे दामों अपने कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक को बेच सकते हैं, तो वो फिर IPO के लिए जाते हैं। IPO के अंदर वो 30% या 40% ऑफ देयर शेयर्स इन IPO के ज़रिए पब्लिक को बेच देते हैं, और उसमें इनको 2 या 3 बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो उनके जो शेयर्स की प्राइस है वो बहुत अच्छी मिलती है, उनको बाज़ औक़ात 10 गुना या 20 गुना या 30 गुना तक भी प्राइस मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के प्राइवेट कंपनी की वैल्यू बैलेंस शीट की बेसिस पे उसकी बुक वैल्यू अगर $10 है, तो हो सकता है उस IPO की प्राइस उसकी $100 हो या $200 हो या $300 हो। अच्छा, ये होता क्यों है? वजह है वो है वैल्यूएशन। IPO की वैल्यूएशन का तरीका बड़ा अनोखा है। IPO की वैल्यूएशन कंपनी की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे होती है कि कंपनी की फ्यूचर सेल्स क्या होगी, उनके नेट प्रॉफिट क्या होगा, उनके फ्यूचर के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, और उस बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो फाउंडर्स की मनमानी प्राइस को काफ़ी हद तक एग्री कर लेते हैं और उसको रेगुलेटर से भी मनवा लेते हैं, और इस तरह प्राइवेट कंपनीज के जो ओनर्स हैं उनको बहुत अच्छी प्राइस मिलती है और बहुत अच्छा पैसा वो मार्केट से निकाल लेते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल अभी हाल ही में जो SpaceX की IPO की एलोन मस्क ने, उसके ज़रिए एलोन मस्क ने $87 बिलियन मार्केट से निकाले हैं, यानी $87 बिलियन इन्वेस्टर्स की जेब से निकल के वो एलोन मस्क की जेब में पहुंच गए। एलोन मस्क की जो IPO थी वो तारीख की सबसे बड़ी $2 ट्रिलियन की IPO थी। हम आगे चलते हैं कि क्या ये एक्टिव ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना पाते हैं और क्या वाकई यही बिलियनर बनते हैं। इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारी साइंटिफिक फाइनेंशियल स्टडीज़ हुई हैं, और उन स्टडीज़ की जो कंक्लूजन है वो बहुत ही तल्ख है। वो स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये एक्टिव ट्रेडर्स पैसे नहीं बना पाते और बहुत जल्दी एक्टिव ट्रेडर्स हंसते खेलते अपने कैपिटल को लूज़ करके मार्केट से गायब हो जाते हैं। मैं इन स्टडीज़ का कुछ स्टडीज़ का रेफरेंस स्क्रीन पर दिखाऊँगा। एक स्टडी कहती है कि 90% ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स मुस्तकिल प्रॉफिट नहीं बना पाते। 40% ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स जो हैं वो अपना कैपिटल 1 महीने के अंदर गंवा देते हैं। और ख़ास तौर से FX ट्रेडिंग के अंदर और डे ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ही मशहूर और बदनाम रूल है जिसका नाम है 90-90-90, यानी ट्रिपल 90s। इसका मतलब ये होता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स, 90% ऑफ द FX ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स 90% ऑफ देयर कैपिटल 90 डेज़ में लूज़ कर जाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जी कभी भी इस किस्म के एक्टिव ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स बिलियनर नहीं बनते, और उसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन 3 मेन वजूहत उसकी जो है वो एक तो है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखिए, हर ट्रांजैक्शन पे उनको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, टैक्सेस देने पड़ते हैं और स्प्रेड्स पे करना पड़ता है, जो उनके कैपिटल को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। दूसरी चीज़ होती थी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFTs। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो बड़ी AI बेस्ड
या HFT बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसके मुकाबले में ये रिटेल एक्टिव ट्रेडर्स कुछ भी नहीं कर पाते। इसकी जो तीसरी रीज़न है वो होती है रिवेंज ट्रेडिंग। जब किसी रिटेल ट्रेडर को लॉस होता है तो वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो बड़े बेट्स ले लेता है जो कि बहुत ही इमोशनल बेस्ड होते हैं, जिसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और फिर वो अपना मज़ीद कैपिटल भी लूज़ कर देता है। तो इन स्टडीज़ का खुलासा ये है कि ये एक्टिव ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में कोई भी खातिर खा मुनाफा नहीं बना पाते, और ये तो बहुत दूर की बात है कि इनमें से कोई बिलियनर या मिलियनर बन पाए। तो आखिर ये बिलियनर, ये जो लोग जिनके हमने नाम लिए, ये बिलियनर कैसे बनते हैं? ये जो भी मिलियनर या बिलियनर बनते हैं, ये अपनी कोई प्रोडक्ट लाते हैं, कोई इनोवेशन लाते हैं, अपनी कोई कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी पे मेहनत करते हैं और फिर उस कंपनी को IPO करके ये बिलियनर्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को IPO करके बिलियनर बना था। मार्क ज़करबर्ग, इसने फेसबुक का IPO किया और उसके बाद ये बिलियनर बना। देखिए, ये कंपनीज बनाते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, उसके बाद IPO पे ले जाते हैं। इसी तरह जेफ बेजोस, उसने अमेज़ॉन बनाई, अमेज़ॉन पे काफ़ी साल तक ये प्राइवेट कंपनी थी, उसके बाद उसने मेहनत की, उसके बाद जब ये मैच्योर हो गई तो उसने इसको मार्केट में लेके और IPO करके बिलियनर बना। इसी तरह बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट बनाई, उसकी कंपनी काफ़ी कामयाब हुई, उसके प्रोडक्ट काफ़ी कामयाब हुई, उसके बाद उसने IPO किया और दुनिया का सबसे कम उम्र बिलियनर बना बिल गेट्स। अच्छा, एक चीज़ और कि वॉरेन बफे को लोग हमेशा रिलेट करते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग से, और समटाइम्स लोग उसको एक्टिव ट्रेडिंग से रिलेट कर देते हैं, जो कि मिसलीडिंग है और गलत है। वॉरेन बफे की स्ट्रेटजी, उसे मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं कहूँगा बल्कि वो कंपनी की इन्वेस्टिंग है। उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि वॉरेन बफे ये देखता है कि कौन सी ऐसी अच्छी कंपनियाँ हैं जो पब्लिक हैं लेकिन उनकी प्राइसेस किसी वजह से बहुत गिरी हुई हैं, वो ऐसी कंपनियों में मेजर स्टेक्स उठाता है, मतलब 30%, 40% या 20% या 25%, वो इतने स्टेक लेता है उसके अंदर ताकि वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। वो इन स्टेक्स को, इन इन्वेस्टमेंट्स को दहाइयों तक अपने पास रखता है, कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करता है, प्रोडक्ट को चेंज करता है, फ़िलासफ़ी को चेंज करता है, और इस तरह कंपनी को कामयाब बनाता है। फिर उन कंपनी की जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो फिर वो उन्हें ऑफलोड करता है, बेचता है, या फिर अपने पोर्टफोलियो में रखता है, लेकिन उन कंपनी की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी होती हैं इसलिए कि वो पब्लिक कंपनीज होती हैं ऑलरेडी। और देखें, एक चीज़, रिटेल इन्वेस्टर्स या एक्टिव ट्रेडर्स जो फेल होते हैं उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह होती है इमोशंस। देखिए, जब एक इंडिविजुअल स्क्रीन पे स्टॉक प्राइसेस को गिरते चढ़ते हुए देखता है तो उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो कोई लिमिट बरकरार नहीं रखता, वो अपने जितने भी कैपिटल है उनको लगा देता है। एक रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत अच्छी और बहुत ही मैनिपुलेटेड न्यूज़ देखता है या बहुत ही मैनिपुलेटेड रिपोर्टिंग देखता है तो उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बरक्स बैंक्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो इन्वेस्टिंग से पैसे बनाती हैं, वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जिसको लगाकर वो अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग में पैसे बनाते हैं। इस पर हम अलग वीडियो करेंगे और इस पर बताएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।